हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था वो फेलो ब्रीड्स का। आज अपने डिस्कस करेंगे गोट ब्रीड का। तो हेडिंग दे दो गोट ब्रीड। सबसे पहले बात करें तो किस नाम से इसे जाना जाता है, ये विशेष तौर से ध्यान रखना आप। तो इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे एक तो कहते हैं वनस्पति कास्त्रु, दूसरा इसे जाना जाता है चलता फिरता फ्रिज, तीसरे नाम की बात करें तो इसे जाना जाता है डबल एटियम, चौथे नाम की बात करें तो इसे जाना जाता है गरीब की गाय, पांचवें नाम की बात करें तो इसे कहते हैं चलती फिरती डेयरी, चलती फिरती डेयरी। ये कुछ प्रकार के नाम है जो विशेषता है बकरी की नस्ल या बकरियों के लिए काम में लिए जाते हैं। अब बात करते हैं अपने इसके वैज्ञानिक नाम की। क्या इसका जो जूलॉजिकल नेम है कहते हैं अपने, तो इसके वैज्ञानिक नाम या जंतुगत नाम की बात करें, वैज्ञानिक नाम। उसके बाद में बात करेंगे इसका कौन सा कुल है, परिवार है। उसके बाद में बात करेंगे उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे देश की स्थिति विश्व में, देश की स्थिति विश्व में किसके आधार पर, संख्या के आधार पर। उसके बाद में बात करेंगे अपने राजस्थान की स्थिति, कहां पर, देश में, किसके आधार पर, संख्या के आधार पर ही। अब राजस्थान में भी बात करेंगे अपने प्रथम या सर्वाधिक कह सकते हैं, सर्वाधिक। उसके बाद में न्यूनतम या सबसे कम, सबसे कम कहां पाई जाती है बकरियां। चलो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले वैज्ञानिक नाम की। तो इसे कहते हैं केप्रा हिरकस। उस जगह कपरा हिस्कस भी मिलेगा, वह नाम भी सही है, लेकिन केप्रा हिस्कस से आप याद रखना। कुल की बात करें तो कुल है बोविडी। बोविडी कुल में मुख्यतः 4 पशु है अपने कोर्स में, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। चारों का कुल परिवार जो है वो बोविडी ही है। टू वन गुणसूत्र की संख्या मैंने पहले भी क्लास में बताई थी, कितनी पाई जाती है, 60 पाई जाती है। और 60 किसके अंदर होती है, गाय के अंदर होती है। अब बात करें देश की स्थिति विश्व में संख्या के आधार पे, तो देश की स्थिति विश्व में बात करें तो अपनी दूसरी रैंक है, दूसरा स्थान है। यानी बकरियों की संख्या में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति देश में, तो राजस्थान बकरी की संख्या में प्रथम स्थान पे है जी। कभी भी सिप या भेड़ मत कर देना, ओनली फॉर गोट की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर अपने क्या है, प्रथम स्थान रखते हैं। अब बात करते हैं प्रथम यानी देश में, तो अपने बात कर ली राजस्थान प्रथम है, लेकिन राजस्थान में प्रथम कौन है या सर्वाधिक बकरियां किस जिले में है, तो सभी को पता है बाड़मेर में, बाड़मेर में। उसके बाद में सबसे कम की बात करें, सबसे कम कहां पे है, सबसे कम है धौलपुर। धौलपुर जिले में क्या है, सबसे कम बकरियां पाई जाती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आप देख लो। इसके बाद में अपने कुछ बेसिक क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा से एक बार देख लीजिए। चलो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अपने कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहले बात करूं मैं तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान
संस्थान। उसके बाद में बात करते हैं अपने राजस्थान में बकरी विकास बोर्ड या राजस्थान में जो बकरियों का प्रजनन केंद्र है वो कहां पे है। तो राजस्थान में बकरी विकास बोर्ड। उसके बाद में बेसिक बात करते हैं राजस्थान में वरुणा गांव, जिला कौन सा है, नागौर, की बकरियां प्रसिद्ध हैं, की बकरियां प्रसिद्ध हैं। जैसे कि नाचना जैसलमेर और गोमट जो जोधपुर में जगह है वहां के ऊंट प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार वरुणा गांव है नागौर के अंदर, वहां की बकरियां क्या है, प्रसिद्ध है पूरे विश्व भर में, भारत भर में। उसके बाद में बात करते हैं भेड़ व बकरियों की आयु, भेड़ व बकरी की आयु। उसके बाद में बात करेंगे बकरों का बधियाकरण, बकरों का बधियाकरण। उसके बाद में बात करते हैं अंगोरा नस्ल। दोस्तों देखो एक बार इनके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात की थी अपने कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पे है, तो यह है मखदूम। मखदूम कहां पे, मथुरा, मथुरा कहां पे, उत्तर प्रदेश, यूपी। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है वो मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश में है। स्थापना की बात करें तो 1979 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अब बात करें राजस्थान में बकरी विकास बोर्ड की, तो यह है रामसर अजमेर, रामसर अजमेर के अंदर स्थित है। उसके बाद में बात करते हैं भेड़ व बकरियों की औसतन आयु, तो 10 व 12 वर्ष रहती है, ठीक है। उसके बाद में बकरों का बधियाकरण, यह कम से कम कितना, कम से कम 6 माह है। यानी कि वैसे तो जो बधियाकरण किया जाता है वो अलग अलग आयु पे किया जाता है। जैसे मान लो कि अपने जो रबड़ का रिंग होता है, ठीक है ना, इलास्ट्रेटेड जिसे अपने कहते हैं, उससे करेंगे तो आपको 4 वीक तक करना पड़ेगा। लेकिन बर्डिजो जो कास्ट्रेटर है उससे करते हैं तो 6 माह की आयु कम से कम उपयुक्त मानी गई है। यानी 6 माह से लेके 1 वर्ष के मध्य बर्डिजो कास्ट्रेटर द्वारा क्या किया जाता है, बकरों का बधियाकरण किया जाता है। अब बात करते हैं अंगोरा नस्ल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। तो अंगोरा नस्ल है वो किसकी है, बकरी की है। अब अगर अंगोरा नस्ल बकरी की है तो इससे कौन सी ऊन प्राप्त होती है, इससे जो ऊन प्राप्त होती है उसे मोहेर कहते हैं, मोहेर, ठीक है। अब अगर बात करें अंगोरा ऊन की, तो अंगोरा ऊन है वो प्राप्त होती है आपको खरगोश से, खरगोश, ठीक है जी। अंगोरा नस्ल किसकी है, बकरी की है। और इस बकरी से कौन सी ऊन मिलती है अपने को, मोहेर मिलती है। अब अंगोरा जो ऊन है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, खरगोश से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत रहना। एक क्वेश्चन आपको और परेशान करता होगा, पश्मीना। पश्मीना क्या है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं अपने। सबसे पहले बात करूं तो पश्मीना एक नस्ल है जी। नस्ल किसकी है, बकरी की है। और इससे कौन सी ऊन मिलेगी आपको, पश्मीना ऊन ही मिलेगी। कौन सी ऊन, पश्मीना ऊन। यह जो आपका जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है उस क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र के आसपास पाई जाती है। और यह इतनी सॉफ्ट एंड बिल्कुल सॉफ्ट ऊन होती है, ठीक है ना। पश्मीना होती है बिल्कुल सॉफ्ट और उच्च क्वालिटी की ऊन होती है। जैसे मोहेर, मोहेर क्या है, एक सफेद ऊन होती है, ठीक है ना, जो कि क्या है, बिल्कुल मुलायम होती है, ठीक है। और काफी महंगी ऊन रहती है, पश्मीना भी और मोहेर भी।
तो कई बार इसमें डाउट आता है भी पश्मीना बकरी की नस्ल है या ऊन है या भेड़ की नस्ल है। तो पश्मीना नस्ल किसकी है? बकरी की है। ऊन कौन सी प्राप्त हुई इससे? पश्मीना ऊन ही प्राप्त की जाती है। अब अपने बात करते हैं इसके बाद में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस की, ये आप देख लेना बाद में। चलो अब बात करते हैं अपने दूध की रानी। सबसे पहले बात करेंगे अपने विश्व में दूध की रानी। दूध की रानी, उसके बाद में बात करेंगे भारत में दूध की रानी। भारत में दूध की रानी, उसके बाद में बात करेंगे राजस्थान में दूध की रानी। राजस्थान में दूध की रानी, उसके बाद में बात करेंगे जर्सी गाय किसे कहते हैं? जर्सी गाय। उसके बाद में बात करेंगे अपने कि भेड़ व बकरी में नाड़ी गति कहां से मापी जाती है? कहां से मापी जाती है? इसके साथ साथ में अपने डिस्कस कर लेते हैं श्वास गति और तापमान। श्वास गति व तापमान या तापक्रम। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि विश्व में दूध की रानी, सभी ने सुना हुआ है सानेन। विश्व में जो दूध की रानी वो कौन सी नस्ल है? सानेन है। भारत में दूध की रानी की बात करें तो है जमुनापारी। जमुनापारी। राजस्थान में दूध की रानी की बात करें तो कौन सी है? जखराना। जखराना। उसके बाद में बात करते हैं अपने जर्सी गाय। जर्सी गाय के नाम से जानी जाती है एग्लो न्यूबियन। एग्लो न्यूबियन जो किसका क्रॉस है? यह क्रॉस है न्यूबियन का। न्यूबियन क्रॉस जमुनापारी। जमुनापारी, इसके क्रॉस से कौन सी तैयार हुई? एग्लो न्यूबियन, जिसका स्विट्जरलैंड क्या है? उत्पत्ति स्थान है। अब बात करते हैं भेड़ व बकरियों में नाड़ी गति कहां से मापी जाती है? तो नाड़ी गति है वो मापी जाती है फेमोरल या उरुधमनी से। फेमोरल या इसे कहते हैं उरुधमनी। इसी प्रकार बात करें अपने गाय व भैंस में। गाय व भैंस में नाड़ी गति कहां से मापी जाती है? तो गाय व भैंस में नाड़ी गति कोक्सीजियल धमनी से मापी जाती है। कोक्सीजियल होगा। सीजियल धमनी। फेमोरल या उरुधमनी, इसके अलावा यह धमनी कहां पे पाई जाती है कि जो पिछली टांग होती है उस जांघ के बीच में यह धमनी पाई जाती है। लेकिन एक उसके गले के पास में भी धमनी होती है जिससे क्या नाड़ी गति माप सकते हैं। तो उसे कौन सी धमनी कहते हैं? उसे कहते हैं, ये तो फेमोरल या उरुधमनी, और वो होती है जुगुलर सीरा। जुगुलर सीरा ये होती है गले के पास। गले के पास। और ये कहां पे स्थित होती है? जांघ के अंदर। जांघ सॉरी गलत लिख दिया, जांघ के अंदर होती है। जांघ के अंदर। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आप एक बार इन्हें देख लो। बात करते हैं हाँ श्वास गति। श्वास गति मापी जाती है थूथन द्वारा।
उसके बाद में बात करते हैं तापमान। तापमान मापा जाता है गुदा द्वारा, गुदा द्वारा। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं। चलो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि बकरी में झाड़ियां खाना, झाड़ियां खाना और एक बकरी की पत्तियां खाने की प्रक्रिया। यानी कि मैंने कहा कि इसे वनस्पति का स्त्रोत कहा जाता है, ठीक है ना। जितनी भी झाड़ियां हैं इसे आसानी से खा सकती है ये, और भारी मात्रा में खाती भी है। मुख्यतः झाड़ियों को खाना ही बकरियां क्या है, पसंद करती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि बकरियों में झाड़ियां खाने की प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे। तो बकरियों में झाड़ियां खाने की जो प्रक्रिया है उसे ब्रूसिंग कहा जाता है, ब्रूसिंग। और पत्तियां खाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ब्राउजिंग। ब्राउजिंग को हिंदी में चुटाई कहते हैं जी, चुटाई। तो फीडिंग हैबिट है ये इसकी, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अपने पास में 2 खेत हैं, ठीक है ना। मान लो ये आपका खेत है, तो एक आपके पड़ोसी के पास में क्या है, सिर्फ भेड़ है, दूसरे के पास में क्या है, बकरियां हैं। अब मान लो कि ये खेत खा गया कोई, आप कैसे पहचानोगे कि बकरी ने खाया या भेड़ ने। तो इसीलिए ये 2 टर्म यूज की गई है। अब बात करें भेड़। भेड़ में जो खाने की प्रक्रिया होती है वो ग्रेजिंग होती है, ग्रेजिंग। और बकरी में क्या रहेगी, ब्राउजिंग रहेगी। दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंस ये होता है कि जो भेड़ जब भी कोई खेत को या वनस्पति को खाती है तो वो उसको पूर्ण रूप से नष्ट करती हुई चली जाती है जी, ठीक है ना। अगर बात करें बकरी की, तो बकरी क्या है कि थोड़ा सा एक भाग से खाएगी, थोड़ा सा दूसरे भाग से खाएगी, फिर कहीं और। तभी वो कहते हैं ना, बकरी की तरह मुंह में मारना। तो इसीलिए इन 2 हैबिट्स को आप याद रखना कि बकरियों में जो चरने की प्रक्रिया रहती है वो ब्राउजिंग रहती है, और भेड़ों के अंदर ग्रेजिंग रहती है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं बकरी के दूध में गंध का कारण। तो दूध में गंध का कारण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, कारण। तो बकरी में जो दूध में गंध का कारण होता है केप्रिक अम्ल, केप्रिक अम्ल। इसके कारण क्या है कि बकरी के दूध में क्या आती है, गंध आती है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कि जो दुधारू बकरी है, तो दुधारू बकरी को प्रतिदिन 1 किलोग्राम दूध उत्पादन पर 300 ग्राम व प्रजनन हेतु काम में आने वाले बकरों को 500 ग्राम प्रतिदिन दाना जिसे आप रात तक कहते हो, कंस्ट्रेट कहते हो, जिसे बांटा कहा जाता है, दाना देना चाहिए। और जिसमें प्रोटीन कितनी होनी चाहिए, प्रोटीन कम से कम 14 और ज्यादा से ज्यादा 16%।
जिसमें 14 से 16% क्या होनी चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए जी। ठीक है जी, तो जिसमें प्रोटीन कितनी 14 से 16% होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो प्रजनन में बकरे काम में लिए जाते हैं उन्हें प्रतिदिन, जो प्रजनन में बकरे काम लेते हैं उन्हें प्रतिदिन 30 से 40% शुष्क पदार्थ, जिसे ड्राई मैटर कहते हैं, शुष्क पदार्थ देना चाहिए, जिसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 12 से 14% क्या होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। तो ये दोनों आपको फीडिंग हैबिट्स इतना आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये बेसिक कुछ चीजें थी गोट के बारे में। अब आपसे डिफरेंस पूछ ले कि भेड़ और बकरी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो सिंपल सी बात है, सामने से देखने पर जो भेड़ और बकरी का चेहरा देखते हैं तो बकरी के जो चेहरे के नीचे, मुंह के नीचे एक चमड़ी जैसी 2 पट्टी पाई जाती है, कान जैसी, ठीक है ना, लंबी लटकती हुई पट्टी पाई जाती है, लेकिन भेड़ में वह नहीं पाई जाती। और यही आपसे पूछे कि हाँ जाती हुई बकरी और में क्या डिफरेंस होगा भेड़ में, तो जो बकरी की पूंछ होती है वो इस प्रकार राउंड में रहती है, लेकिन भेड़ की जो पूंछ है वो लेट डाउन रहती है, यानी अर्थ की तरह झुकी हुई रहती है। तो ये कुछ प्रकार की हैबिट्स, बेसिक क्वेश्चन थे अपने गोट पालन से संबंधित। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन और रहता है कि बकरियों या बकरी के रंभाने या बकरियों के आवाज या रंभाने की प्रक्रिया, आवाज करने की प्रक्रिया वो होती है ब्लीटिंग, ब्लीटिंग या ब्लीट भी कहते हैं, ठीक है ना, ब्लीटिंग, ठीक है। तो रंभाने या आवाज करने की क्रिया क्या कहलाएगी, ब्लीटिंग कहलाती है। इसके अलावा मादा बकरी को नैनी नाम से भी जाना जाता है, नैनी नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम्स में अभी करंट में पूछा हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको खीस के अंदर एक क्वेश्चन बताया था कि जो प्रथम मल त्यागा जाता है नवजात के द्वारा तो उसे क्या कहते हैं, तो आपने पढ़ा होगा मिकोनियम, मैंने कहा था, तो वो भी क्या काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। उसी प्रकार यह क्वेश्चन भी अभी 2-3 एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के एग्जाम्स थे उसमें पूछा हुआ है। तो आप याद रखना, मादा बकरी को नैनी नाम से जाना जाता है, ये इसको विशेष टर्म दे दिए जी। इसके बाद में बात करते हैं मेंचारी। मेंचारी जो स्किन है, मेंचारी स्किन बकरी से प्राप्त होती है जी, बकरी से प्राप्त होती है। उसके बाद में मोरक्को चमड़ा है, वो भी बकरी से ही प्राप्त होता है, बकरी से। मोरक्को एक देश का नाम है, उसके नाम से इसको माना गया है, ठीक है ना। तो मेंचारी जो स्किन होती है वो बढ़िया स्किन होती है, बकरी की होती है। और जो मोरक्को चमड़ा है, ठीक है ना, वो किससे प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है। उसके बाद में बात करते हैं सूरती व मेहसाना किसकी नस्ल है, तो सूरती और मेहसाना जो नस्ल है वो किसकी है, बकरी की है। इसके अलावा किसकी बताई थी, इसके अलावा सूरती और मेहसाना था वो किसकी बताई थी, भैंस की बताई थी, ठीक है। सभी की विशेषता भी बताई थी, वे भैंस में सूरती और मेहसाना की क्या विशेषता है। तो ये नस्लें किसकी है, बकरी की भी है और भैंस की भी है। तो कभी कंफ्यूज इस चीज में मत होना कि ओनली फॉर भैंस की ही नस्लें हैं। इसके बाद में बात करते हैं मान्य प्राप्त नस्लें। मान्य प्राप्त नस्लें चेंज होती रहती है, तो सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी
कि जब एग्जाम हो उससे पहले आपको ये टेबल करवा दी जाएगी, लेकिन फिर भी अभी जो कुछ 2021 में मान्य प्राप्त नस्ल आज की दिनांक तक है उनको मैं आपको बता देता हूं, आप एक बार उनको याद कर लेना। जैसे ही आपका सुपरवाइजर का पेपर हो, जेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेंगे, ना ICR में पूछते हैं ना BHC में पूछते हैं, मुख्यतः पूछते हैं किसमें, सुपरवाइजर में। तो जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले करंट डाटा आपको करवा दिए जाएंगे। फिर भी थोड़ा देखो, आप बात करते हैं कुछ नस्लों की, कितनी मान्य प्राप्त नस्लें कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले बात करूं मैं तो केमल की बात करें, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात करें बुफेलो भैंस की बात करेंगे। तीसरी बात करें तो वो करेंगे अपने पोल्ट्री या हैन यानी मुर्गी की। चौथी बात करें तो करेंगे गोट या बकरी की। पांचवी बात करें तो करेंगे सिप या भेड़ की। छठी बात करें तो करेंगे अपने गाय की। इनकी कितनी मान्य प्राप्त नस्लें हैं वो देखो। ऊंट की मान्य प्राप्त नस्लें 9 है, भैंस की पहले 16 थी, अभी वर्तमान में 17 है, मुर्गी की अभी 19 है, बकरी की अभी 34 है, उसके बाद में भेड़ की कितनी है 44 है, और गाय की कितनी है 50 है। तो ये अभी आज के समय, आज के दिनांक तक क्या है, मान्य प्राप्त नस्लें हैं। इसके अलावा आपको कभी भी देखनी हो तो मैंने आपको बताया था कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पे था, करनाल में। इस पे आप जाके किसी भी मतलब एनिमल के लगाओगे भी, हाँ हमें इसकी मान्य प्राप्त नस्लें चाहिए, गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी है, घोड़ा गधा, सभी की आपको मान्य प्राप्त नस्लें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको देख लेना, एक बार याद करो, उसके बाद में अपने जब भी पेपर होगा उससे पहले करंट, चाहे मिल्क का डाटा हो, चाहे कौन सा प्रथम है कौन सा द्वितीय है, राजस्थान की क्या स्थिति है, कितना GDP में योगदान है, वो डाटा एक क्लास में अपने सारा कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलो, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे गोट से संबंधित। अब बकरी पालन की क्यों आवश्यकता हुई, बकरी पालन का महत्व, ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हो, क्योंकि कुछ कहते हैं कि बकरियां दूध के लिए पाली जाती हैं, कुछ कहते हैं मांस के लिए पाली जाती है, ठीक है ना। इसमें आप डाउट रहते हैं, तो हमेशा ही एक बात याद रखना, पहली बात है कि सभी दुधारू नस्लें, सभी दुधारू नस्लें अच्छी मांस उत्पादक भी होगी। यानी कि जो बकरी की नस्ल दूध दे रही है तो उसके बाद में यह श्योर है कि 100% वो मांस के लिए भी अच्छी है, ठीक है। तो अपने नहीं कह सकते कि बकरियों को स्पेशल मांस के लिए पाला जाता है, बकरियों को दूध और मांस दोनों के लिए ही पाला जाता है, ठीक है। अब बात करें कि जब बकरों को मांस के लिए पालते हैं, बकरों को मांस हेतु पालने के कितने समय बाद बेचना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो कि जो अपने मांस के लिए पालेंगे तो मुख्यतः बकरे ही पाले जाते हैं मांस के लिए कभी भी बकरियां नहीं पाली जाती। बकरियां तो ब्रीडिंग के लिए पाली जाती हैं या फिर दूध के लिए पाले जाएंगे, लेकिन बकरे हैं वो मांस के लिए पाले जाते हैं। तो इसकी उपयुक्त आयु की बात करें तो उपयुक्त आयु 1 वर्ष मानी जाती है। 1 वर्ष क्यों मानी जाती है? क्योंकि जो बकरा होता है वो 1 वर्ष में अपनी अच्छी ग्रोथ कर लेता है, ठीक है। जितनी उसके शरीर की ग्रोथ होनी थी हो गई है, और जितना उसका वेट बढ़ना था बढ़ गया है। जैसे 1 साल आयु होगी, इसके बाद में बात करूं मैं वजन की, वजन 20 से लगभग 30 किलोग्राम के मध्य होगा, तब क्या है बकरों को बेच देना चाहिए, ठीक है ना। अब 1 वर्ष की आयु पे ही क्यों बेचे, इस वजन पे ही क्यों बेचे, ये क्वेश्चन भी सही है। तो हमेशा याद करना कि 1 वर्ष में वजन कितना हुआ, 20 से 30 किलो हुआ। तो इसके बाद में चाहे आप इसको 2 वर्ष रखो, 3 वर्ष रखो, 4 वर्ष रखो, ज्यादा से ज्यादा वजन 30 का कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा,
5 किलो का डिफरेंस होगा। ऐसे नहीं है 30 वाला 60 का हो जाएगा या 30 वाला 100 किलोग्राम का हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एक समय के बाद में इसकी जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो 7 माह तक तो क्या है, इसमें सामान्य वजन बढ़ता है बकरों में, लेकिन जो लास्ट के 5 माह हैं इसमें ये क्या है, भारी वृद्धि करता है। ठीक है, लगभग मान लो 7 माह में वजन 20 किलोग्राम है, तो ये जो लास्ट 5 माह है उसमें कम से कम 10 किलो ग्रोथ कर लेता है, और उस समय इसे एक विशेष आहार दिया जाता है, सरसों का तेल। एक बकरे को एक साल में 1 किलोग्राम की मात्रा पिलाई जाती है, और ये सबसे मुख्यतः काम किसमें करता है, उसकी ग्रोथ रेट बढ़ाने में, उसके वजन बढ़ाने में काम करता है। और 7वें 8वें महीने में 1 किलोग्राम तेल है सरसों का वो दिया जाता है, जिससे क्या उसमें वजन में काफी बढ़ोतरी हो सके। तो एक साल में इतना वजन हो गया, अब मान लो 4 साल बाद में बेच रहे हो, वजन 35 किलो है, तो आपने फीड कितना दी, फीड तो काफी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए 1 साल की उम्र में बकरों को बेच देना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे जो शायद आपको समझ में आ गए होंगे। अब डिस्कस करते हैं नस्लों के बारे में, कौन सी नस्ल कहाँ की है, क्या क्या उसकी विशेषताएं रहती है, और नस्लों से ही क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे प्रसिद्ध नस्ल है, सबसे उपयोगी नस्ल है, उसके बारे में। तो नाम से स्पष्ट है, नाम भी आपने देख लिया होगा कौन सी नस्ल है। तो नस्ल है बारबरी। बारबरी नस्ल की बात करें उत्पत्ति की, उत्पत्ति तो इसकी उत्पत्ति है वो है अफ्रीका का सोमानिया या बारबरा क्षेत्र, ये क्या है, इसकी उत्पत्ति है, यानी अफ्रीका का सोमानिया या बारबरा क्षेत्र। लेकिन भारत में किस जगह पाई जाती है, बात करें भारत में, तो भारत में पाई जाती है जी यूपी का एटा जिला, उत्तर प्रदेश का एटा जिला। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, क्या क्या विशेषताएं हैं बारबरी की। सबसे पहले तो बात करें यह क्या आकार में छोटी है, दिखने में भी छोटी है, आप देख सकते हो। तो पहली विशेषता की बात करें तो क्या है, आकार में छोटी। अब आकार में छोटी है, इसीलिए इसे क्या कह दिया, सिटी गोट नाम से भी जाना जाता है। सिटी गोट, शहरी बकरी, क्योंकि यह क्या है कि शहरों में आसानी से पाल कर बांधी जा सकती है। ठीक है ना, आकार में छोटी है इसलिए इसको सिटी गोट नाम से जाना जाता है। जेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। अब इसी की बात करें दूसरी विशेषता की, तो इसे शहरी बकरी या शहर की कामधेनु, इसे शहर की कामधेनु नाम से भी जाना जाता है। रंग आप देख रहे हो, सफेद रंग यानी ब्राउन पैचेज, यानी भूरे धब्बों के साथ में कैसा इसका सफेद रंग रहता है। इसके बाद में तीसरी विशेषता की बात करें तो जो मुख्यतः इसकी विशेषता है, इसे स्टार फीडिंग गोट, इसे क्या कहते हैं, स्टार या स्टाल फीडिंग गोट कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह कम चारा खाकर भी क्या है, अच्छे तरह सर्वाइव कर सकती है और इसका दूध उत्पादन है वो अच्छा रहता है। इसके बाद में चौथी विशेषता की बात करूं तो मैं सर्वाधिक वसा पाई जाती है, जिसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। कितने प्रतिशत, 5% क्या है, सर्वाधिक वसा इसके दूध में पाई जाती है। पांचवी विशेषता की बात करें तो सबसे उपयुक्त प्रजनन क्षमता, सबसे उपयुक्त प्रजनन क्षमता,
सबसे उपयुक्त प्रजनन क्षमता का मतलब क्या हुआ, यानी कि मुख्यतः बकरी पालन में या बकरियों में एक ही समस्या रहती है कि एक साल में एक बार ब्याती है, वह एक बच्चा या दो बच्चा ही पैदा करती है। तो लेकिन यह बकरी है जो 12 से 15 माह है, 12 से 15 माह है में कितनी बार, 2 बार ब्याती है, 2 बार ब्याती है, वह एक साथ 2 बच्चे देती है, एक साथ 2 बच्चे देती है। यानी कि 15 माह में 4 बच्चे देती हैं, और जो भी नस्लें हैं वो या तो एक बच्चा देगी या फिर 2 बच्चा देगी। और अपने को तो बच्चों से ही मतलब है, क्यों, बच्चे ज्यादा होंगे तो उनका क्या, अपने उनको बेच सकते हैं, मांस उनका मतलब बेचेंगे तो अपने को क्या इनकम प्राप्त होगी। अब मान लो ये नस्ल है, एक साल में 4 बच्चे दे रही है, इसके साथ में आप मारवाड़ी ले आए, वो साल में 1 बच्चा दे रही है, दोनों को खाना बराबर खिला रहे हो, तो फायदा किसमें हुआ, इसमें हुआ ना। इसीलिए सबसे बढ़िया प्रजनन क्षमता का जिक्र यहाँ पे किया गया है। इसके बाद में आप एक विशेषता ये देखो कि इसके कान कैसे दिख रहे हैं आपको। कान क्या है, छोटे होते हैं और सुंदर होते हैं, किसके जैसे, हिरनी जैसे। तो हिरनी जैसे कानों वाली नस्ल, हिरनी जैसे कान, तो हिरनी जैसे कानों वाली नस्ल कौन सी हुई आपकी, बारबरी या बर्बरी हुई, ठीक है ना। और ऐसा माना जाता है कि यह नस्ल है जो अफ्रीका का क्षेत्र है जहां पे बाबर युद्ध वगैरह करते थे, ठीक है ना, तो वहां पे युद्ध के समय भी इनको साथ में रखते थे दूध के लिए, उसके लिए, ठीक है ना। इसीलिए कुछ बोलते भी है कि बाबर से इसका नाम बर्बरी पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अफ्रीका का एक बड़ा क्षेत्र है, नाम तो उसी के नाम से ही पड़ा जाता है, या वहां पे मुख्यतः यह पाई जाती है। एक बार इसको आप देख लो। इसके अलावा हाँ, दूध उत्पादन की बात करें तो लगभग 1.5 किलोग्राम पर डे दूध है वो इसके द्वारा दिया जाता है। एक बार आप इस नस्ल की विशेषताएं देख लो, फिर करते हैं नेक्स्ट नस्ल। चलो दोस्तों, आपने देख लिया होगा, अब बात करते हैं नेक्स्ट नस्ल की अपने। नेक्स्ट नस्ल आपके सामने है बिट्टल। तो बिट्टल की बात करें तो बिट्टल का सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति स्थान कौन सा है। उत्पत्ति की बात करें तो बिट्टल का जो उत्पत्ति है वो है पंजाब का गुरदासपुर जिला। जेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है इसका उत्पत्ति स्थान। अब बात करते हैं विशेषताओं की कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषता की बात करें तो मेल और फीमेल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या रहेगा का इसका जो मेल है, ये मेल के नीचे आप दाढ़ी देख रहे हो, ठीक है ना, ये क्या है, यहाँ पे हल्के हल्के बाल हैं, ठीक है ना। तो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट यही विशेषता है कि नर में दाढ़ी पाई जाती है, मुख्य विशेषता है ये, ठीक है ना। काफी बार एग्जाम्स में पूछी हुई है, इंपॉर्टेंट विशेषता है, आपको याद करनी पड़ेगी। अगर बिट्टल नस्ल में सबसे पहले कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा कि नर में दाढ़ी का पाया जाना किस बकरी की विशेषता है, तो किसकी रहेगी, बिट्टल की रहेगी। लेकिन मादा में दाढ़ी नहीं पाई जाती, ओनली फॉर नर में ही पाई जाती है। उसके बाद में दूसरी विशेषता की बात करें तो यह जमुनापरी जैसी दिखती है, यानी दिखने में कैसी है, ये जमुनापरी जैसी दिखती है। ये वेट वगैरह कोई इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, ये तो ऐसे दिया हुआ है, लेकिन मेन तो डायग्राम इसके लिए लिया था, वे दोनों का आप कंपेयर
कर सकें, और इस बकरे की हाइट भी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ठीक है, उसके बाद में तीसरी बात करें तो वसा इंपॉर्टेंट है जी। वसा, इसके दूध में 4.5% क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है, मुख्यतः इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जमुनापारी की बात करें तो जमुनापारी में इसके मुकाबले वसा क्या होती है, कम होती है। सर्वाधिक तो किस में रहती है, बारबरी में रहती है, लेकिन सबसे कम किस में रहती है, जमुनापारी में रहती है। तो इसके अलावा कोई मुख्य इसकी बात नहीं है। इसके अलावा पढ़ते हैं नेक्स्ट जो नस्ल अपनी। नेक्स्ट नस्ल दिखने से ही आप पता लगा सकते हो भी कौन सी है। विशेषताओं की बात करें तो आप देख सकते हो, इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो ब्रीड की बात करें तो ब्रीड है जमुनापरी। जमुनापरी जमुनापरी है, जमुनापरी इसे कहते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति है, इसका ओरिजिन प्लेस है उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। इटावा जिला। अब बात करते हैं विशेषताओं की। विशेषता, पहली विशेषता बता चुका हूं, इसे भारत में दूध की रानी कहा जाता है। दूसरी विशेषता की बात करें तो भारत की सबसे सुंदर नस्ल, सबसे सुंदर नस्ल। तीसरी बात करें, तीसरी विशेषता की तो सबसे भारी नस्ल, भारत की सबसे भारी नस्ल। उसके बाद में चौथी विशेषता की बात करें, अन्य नाम के आधार पर इसे घुमक्कड़ बकरी भी कहते हैं। घुमक्कड़ बकरी। पांचवी विशेषता की बात करूं तो इसे जादुई नस्ल नाम से भी जाना जाता है। जादुई नस्ल, ये इसके कुछ उपनाम थे। पहली विशेषता मैंने बता दिया था, क्या, दूध की रानी। दूध की रानी भारत के अंदर पहली विशेषता यही बताई थी मैंने। अब बात करते हैं, एक तो विशेषता रहेगी ये क्या विशेषता है, ये विशेषता मुख्य विशेषता है जिसको अपन लिखेंगे पिछली टांगों पर घने बालों का पाया जाना। घने बालों का पाया जाना मुख्य विशेषता है जिसकी। पिछली टांगों पर घने बालों का पाया जाना, ये विशेषता हो गई आपकी 6 नंबर। 7 नंबर विशेषता की बात करूं तो यह द्विप्रयोजनीय नस्ल है, यानी दूध और मांस दोनों के लिए क्या है, पाली जाती है। इसके बाद में 8वीं विशेषता की बात करूं मैं। 8वीं विशेषता है कानों की। कान की क्या विशेषता हुई, कान घड़ी के पेंडुलम के समान, पेंडुलम के समान होते हैं जी। ये तो बात होगी कानों की। अब बात करते हैं नाक। आप देख सकते हो इसका नाक उभरा हुआ है, यानी तोते जैसा। ठीक है, उभरा हुआ नाक है, यहां से देखो इस प्रकार का उभरा हुआ। इस उभरे हुए भाग को कहते हैं रोमन प्रकार का नाक। रोमन प्रकार का नाक, यानी उभरा हुआ नाक कह सकते हैं। और मुख कैसा हुआ, अब तोते जैसा मुख दिख रहा है ना, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो तोता दिखावट मुख। तोता दिखावट मुख। उसके बाद में बात करते हैं वसा की। वसा कितनी पाई जाती है इसके दूध में, वसा होती है 3.5%। अब बात करते हैं दूध उत्पादन की, तो यह 250 दिन के दूध काल में औसतन 545 लीटर दूध देती है। 545 लीटर दूध देती है। तो जमुनापारी के बारे में मुख्य विशेषताएं इतनी थी। एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आप इसे नोट कर लेना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट नस्ल की।
ठीक है दोस्तों, तो आप इसे आराम से देख लेना। इसके अलावा इसकी कोई विशेषताएं नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट नस्ल की। नेक्स्ट जो नस्ल है वो देख रहे हो आप, राजस्थान की फेमस नस्ल है मारवाड़ी। मारवाड़ी नस्ल में कोई इंपॉर्टेंट तो बात नहीं है, उत्पत्ति स्थान मारवाड़ क्षेत्र होगा। मारवाड़ क्षेत्र आप सभी समझते हो कौन कौन सा, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली। इसके अलावा मुख्यतः यह पूरे राजस्थान में ही पाई जाती है। क्यों पाई जाती है पूरे राजस्थान में? क्योंकि राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं उसमें यह क्या आसानी से पल सकती है या पाली जाती है। इसके अलावा इसकी विशेषता की बात करूं तो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किसमें होती है? मारवाड़ी के अंदर होती है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसकी प्रजनन क्षमता कम होती है, यानी वर्ष में एक बार ब्याती है तो कभी एक बच्चा या दो बच्चे ही देती है। इसके अलावा मारवाड़ी से संबंधित कोई क्वेश्चन अपने नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो नस्ल देख रहे हो वह है जखराना। जखराना कैसे पहचानोगे जखराना नस्ल को? तो जखराना नस्ल की मुख्य विशेषता रहती है कि जो इसके कान होते हैं ना, ये इस पे सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं और यहाँ पे सफेद रंग की पट्टी होती है। तो इस तरह आप पहचान सकते हो और दिखने में आपको कैसी लगेगी? ये बिट्टल जैसी लगेगी, ठीक है। परंतु बिट्टल से क्या होगी? लंबाई अधिक होगी इसकी। ये इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं? सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति की। तो जखराना की उत्पत्ति है अलवर जिले के बहरोड तहसील, बहरोड तहसील का जखराना गांव, जखराना गांव, ये क्या इसकी उत्पत्ति है। अब बात करते हैं विशेषताओं की, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। विशेषता की बात करें सबसे पहले तो राजस्थान की दूध की रानी कहते हैं। उसके बाद में कान पर सफेद रंग के, कान पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। दूसरी बात करें दिखने में बिट्टल जैसी परंतु लंबाई अधिक, परंतु लंबाई अधिक। उसके बाद में बात करें दूध उत्पादन, लगभग इसका जो दूध उत्पादन रहता है 122 किलोग्राम तक इसका क्या रहता है? दूध उत्पादन रहता है। और प्रजनन क्षमता की बात करें तो वर्ष में एक बार ब्याती है, वह 2 बच्चे देती है, 2 बच्चे देती है। बस यही कुछ विशेषताएं थी। जेट के कोर्स में नहीं है, ना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, फिर भी आप बेसिक इसको देखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट नस्ल की। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल है सिरोही। सिरोही अगर बात करें भारतीय स्तर पर इसकी उत्पत्ति की तो इसकी उत्पत्ति है जी गुजरात। गुजरात में एक पालनपुर क्षेत्र है, वहां पे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो भारत में गुजरात का पालनपुर क्षेत्र उस क्षेत्र में क्या है? यह उसकी उत्पत्ति मानी गई है। लेकिन राजस्थान में कहां पे पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है मुख्यतः सिरोही के अंदर।
अब सिरोही के अंदर तो मुख्यतः है, इसके अलावा यह भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर इस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। दो विशेषताएं सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछी हुई है, पूछते हैं और पूछते रहेंगे। सबसे पहली विशेषता आप इसकी कमर की देखो, इसकी कमर आपको किस प्रकार लग रही है, अंदर धसी हुई, जिसे आप कह सकते हो धनुषाकार, यानी धनुष की तरह कह सकते हो या बैंड टाइप भी कह सकते हो। तो यह पहली विशेषता रहेगी, कमर धनुषाकार, धनुषाकार या बैंड टाइप। ठीक है ना, कमर धनुषाकार या बैंड टाइप। ये देखो आप देख सकते हो धनुषाकार, धनुषाकार। उसके बाद में दूसरी विशेषता की बात करूं तो इसके पूंछ है, पूंछ पे देखो क्या पाए जा रहे हैं, घने बाल। तो दूसरी विशेषता क्या है, पूंछ पर घने बालों का पाया जाना, घने बालों का पाया जाना, यानी कि इसकी जो पूंछ है उस पे घने बाल पाए जाते हैं। इसी प्रकार कह सकते हैं अपने कि पिछले टांगों पर घने बाल किस नस्ल के थे, वो तो जमुनापारी के थे, और पूंछ पे किसके हैं, सिरोही नस्ल के हैं। और रंग आप इसका देख रहे हो, इसका रंग काला कत्थई भूरे धब्बे युक्त, ये देखो कुछ धब्बे आपको नजर आ रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, इसके कलर का रंग है। उसके बाद में कान की बात करूं तो कान क्या है, बड़े होंगे, कान बड़े वह चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं, जमीन को स्पर्श। देखो पहाड़ी क्षेत्र में चाहे भेड़ की नस्ल हो चाहे बकरी की नस्ल हो, उनमें आप कुछ बेसिक चीजें याद रखना। एक तो उनका शरीर छोटा होगा, शरीर गंठीला होगा, शरीर मजबूत होगा। इसके अलावा जो कान है वो बड़े रहेंगे, चरते समय जमीन को स्पर्श करेंगे। जैसे भेड़ में आएगा सोनाड़ी नस्ल जो उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है, उसके कान भी क्या है, चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं। तो इसी प्रकार इसकी भी विशेषता यह रहती है। इसके अलावा यह द्विप्रयोजनीय नस्ल है, द्विप्रयोजनीय, यानी दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है, और लगभग 1.5 किलोग्राम कम से कम पर डे क्या होता है, इससे दूध प्राप्त होता है। 1.5 से 2.5 लीटर के लगभग वेरी करता है, तो इतना इससे क्या मिलता है, अपने को दूध मिलता है। तो एक बार इसे थोड़ा देख लीजिए, सिरोही नस्ल की विशेषताओं की, फिर बात करते हैं नेक्स्ट नस्ल की। ठीक है दोस्तों, इसे देख लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट नस्ल की। नेक्स्ट नस्ल जो देख रहे हो आप वो है विदेशी नस्ल। कौन सी नस्ल, विदेशी। विदेशी में भी कौन सी, टोगनबर्ग, टोगनबर्ग। टोगनबर्ग की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं, स्विट्जरलैंड, क्या है इसकी उत्पत्ति है। अब बात करते हैं विशेषताओं की। तो पहली विशेषता की बात करूं मैं, विशेषता, इसे मिल्क चैंपियन नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, पहली विशेषता की बात करें, इसे मिल्क चैंपियन नाम से जाना जाता है, चैंपियन नाम से जाना जाता है। अब बात करें तो इसका जो 305 दिन का दुग्ध काल है, 305 दिन के दूध काल में 2613 लीटर दूध रिकॉर्ड किया गया है, दूध रिकॉर्ड किया गया है।
नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो देखो आप इसको देखने पे किस कलर की आपको मिलेगी ये, तो देखो दिखने में आपको कैसी है, चॉकलेट जैसी, चॉकलेट। तो इसका रंग कैसा हुआ, चॉकलेट जैसा हुआ जी, ठीक है। अब टोगनबर्ग के जो ये पिछला हिस्सा है, ये जो सारा हिस्सा है, यहाँ पे देखो आपको घने बाल दिखाई दे रहे हैं। तो पिछले हिस्से पर घने बालों का पाया जाना, घने बालों का पाया जाना, यानी बालों की बकरियों की 3 विशेषता आ गई। अगर आए कि पिछली टांगों पर घने बाल, तो उसका आंसर होना चाहिए आपका कौन सा, जमुनापरी। उसके बाद में आ गया कि पूंछ पर घने बालों का पाया जाना, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, सिरोही। और आ गया कि पिछले हिस्से पर घने बाल, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, टोगनबर्ग आंसर आपका होना चाहिए। इसके अलावा आप देखो कि यह जो नस्ल है, इसमें क्या है कि नर व मादा होते हैं, इसमें क्या सींग पाए जाते हैं क्या, नहीं, तो सींग नहीं पाए जाते, सींग रहित, ठीक है। एक बार इसकी विशेषताएं आप देख लो, उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट ब्रीड की। चलो दोस्तों, अब करते हैं नेक्स्ट ब्रीड। लेकिन इसमें एक विशेषता ये भी देख लेना कि इसके चेहरे से जो थूथन तक एक क्या है, सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। तो चेहरे से थूथन तक सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है, पट्टी पाई जाती है। इसके अलावा इसकी कोई विशेषता नहीं है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट नस्ल की। नेक्स्ट नस्ल की बात करें, आपको 2 नस्लें इसमें दिखाई दे रही है, ठीक है। 2 नस्लें क्यों दिखाई दी, इसका रीजन बताएंगे आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी नस्ल है, साने, जिसे विश्व में दूध की रानी कहा जाता है। उत्पत्ति की बात करें तो स्विट्जरलैंड, अब बात करते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो एक मैंने जो डायग्राम बनाया है वो मेल का लिया है, और दूसरा कौन सा है, फीमेल का। मेल और फीमेल दोनों का क्यों लिया, क्योंकि दोनों में कॉमन विशेषता नहीं है। जैसे सबसे पहले देखो कि मेल है, इसके नीचे हल्के बाल पाए जा रहे हैं मुंह के नीचे, और आप फीमेल देख रहे हो यहाँ पे भी क्या है, उसके मुंह के नीचे बाल पाए जा रहे हैं। तो पहली विशेषता की बात करूं मैं, विशेषता, तो नर व मादा में क्या है, दाढ़ी उपस्थित है। पहली विशेषता की बात करें, नर व मादा में दाढ़ी उपस्थित। दूसरी विशेषता आप खुद आसानी से देख सकते हो, क्या दिखाई दे रहा है कि नर में तो क्या है, बड़े सींग दिखाई दे रहे हैं, और मादा क्या है, सींग रहित है। लेकिन यह कुछ ही नस्लों में होता है, सभी में नहीं होता। मुख्यतः तो नर व मादा दोनों क्या होती है, सींग रहित होती है, लेकिन कुछ एक आपको मिलेगी जिसमें नर में सींग पाए जाएंगे, ठीक है। तो अपने कह सकते हैं नर व मादा सींग रहित, परंतु कभी कभी नर में सींग उपस्थित हो सकते हैं या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे कुछ भेड़े हैं, ठीक है, चोकला ले लो, 90% कलर उसका कैसा रहेगा, 10% ब्राउन या व्हाइट उसका उस प्रकार रहता है। तो इसी प्रकार इसमें ये विशेषताएं हैं। इसके बाद में एक विशेषता और है, इसको दिखने में इसका रंग आपको कैसे दिखाई दे रहा है, तो रंग होगा इसका क्रीम जैसा। दूध से जो क्रीम आप अलग करते हो उसके जैसा क्या है, इसका रंग होता है, क्रीम जैसा रंग होता है किसका, सानेन का। तो मुख्य रूप से तो यही विशेषता थी सानेन की। एक बार आप इसे देख लो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट की।
अब दूध की रानी है, चलो मिल्क प्रोडक्शन लगभग 3 से 4 लीटर पर डे के आसपास रहता है, पर डे के लगभग। लेकिन उसे मिल्क चैंपियन क्यों कहा टोगनबर्ग को? टोगनबर्ग को मिल्क चैंपियन इसलिए कहा कि उसका रिकॉर्ड है 2613 लीटर 305 दिन के लैक्टेशन पीरियड में दूध देने का, ठीक है ना। तो इसके बाद में बात करते हैं कुछ नेक्स्ट एक दो नस्लें हो रही है अपने ईजीजी, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंगोरा। अंगोरा का उत्पत्ति स्थान है तुर्की या फिर आपको मिलेगा एशिया माइनर, एशिया माइनर। अब बात करते हैं विशेषता। विशेषता सबसे पहले मैं डिस्कस कर चुका था कि इससे कौन सी ऊन प्राप्त होती है? मोहेर, मोहेर ऊन प्राप्त होती है। लेकिन कितनी प्राप्त होती है? 1.5 किलोग्राम पर ईयर, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। और मोहेर क्या होती है? एक सफेद रंग के मुलायम बाल होते हैं जिसे मोहेर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक विशेषता और है, भेड़ जैसी बकरी, भेड़ जैसी बकरी और बकरी जैसी भेड़, बकरी जैसी भेड़, दोनों के बारे में डिस्कस करें तो यानी भेड़ जैसी बकरी कौन सी है? तो उसका आंसर रहेगा आपका अंगोरा। भेड़ जैसी बकरी कौन सी? अंगोरा। और बकरी जैसी भेड़ कौन सी रहेगी? नेल्लोर, नेल्लोर। क्यों? नो वूल, ऊन नहीं पाई जाती। यानी भेड़ पे क्या पाई जाती है? मुख्यतः ऊन पाई जाती है। लेकिन ये जो अंगोरा नस्ल है इस पे बाल होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या कह दिया, सॉरी, इसमें क्या होता है कि अंगोरा में क्या होता है कि थोड़ी वूल पाई जाती है भेड़ के जैसी, इसीलिए क्या है कि ये भेड़ जैसी बकरी है। और बकरी जैसी भेड़ कौन सी होगी? नेल्लोर। क्यों? क्योंकि भेड़ होती है उस पे ऊन होती है, ठीक है, लेकिन इस पे नहीं होती, इसीलिए क्या है, इसको क्या कह दिया? बकरी जैसी भेड़ कह दिया। इसके अलावा एक नस्ल और है अपनी, वो है ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल की बात करें, उत्पत्ति स्थान इसका बंगाल रहेगा। और यह क्यों बताइए? क्योंकि सबसे अच्छा मांस, सबसे अच्छा या स्वादिष्ट कह सकते हो, अच्छा मांस किस नस्ल का है? ब्लैक बंगाल का है। तो बकरी के मांस को क्या कहते हैं? 7 टेबल आपको बनवा चुका हूं मैं। तो सबसे अच्छा मांस जो है वो किसका है? ब्लैक बंगाल का। तो बकरियां की नस्लें जितनी भी कंप्लीट हैं। इसके अलावा जो भी कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई किसी माध्यम से पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में अपनी बात करेंगे शिप ब्रीड्स की। धन्यवाद।